गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com। और आज हम जाने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आज पढ़ने वाले हैं इको, और इको का नियरली ये थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में वी विल ट्राई कि हमारा चैप्टर 1 का जो यूनिट 1 है उसको हम कंप्लीट कर ले। उसके पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ा था उन चीजों को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना, डबल ट्रिपल बड़े अच्छे से ध्यान देना तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आना मुश्किल है। ठीक है, सो पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, ध्यान देना। अभी तक हमने यूनिट 1 के अंदर चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूनिट 1 जो इंट्रोडक्शन चल रहा था उसके अंदर हमने क्या क्या देखा। फर्स्ट, सबसे पहले हमने इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखा कि उसके अंदर हमने, अच्छा आज आपके दोनों लेक्चर होने वाले, लाइव स्ट्रीम वालों को बोल दूं, इकोनॉमिक्स का लेक्चर होगा नियरली 1 घंटे तक के और 1 घंटे का लेक्चर होगा आपका लॉ का। ठीक है, सो सबसे पहले हमने इकोनॉमिक्स में सबसे पहले देखा मीनिंग। ठीक है, मीनिंग के अंदर हमने इकोनॉमिक्स ये क्या होता है, नानी के घर के एग्जाम्पल से हमने एग्जाम्पल निकाला था। फिर हमने ह्यूमन इंडिविजुअल के लिए इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करता है ये देखा था। फिर हमने रूट वर्ड देखा था जो था इकोनॉमिया। और फिर हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स ये नॉर्मल पॉलिटिकल और नेशनल चीज हो गई थी बिकॉज ऑफ बाबा एडम स्मिथ। फिर हमने इकोनॉमिक्स ये क्या होता है इसके लिए देखा था कि स्टडी ऑफ वर्क टुगेदर एंड ट्रांसफॉर्म, जो स्केर्स रिसोर्स है उसको इनफाइनाइट ह्यूमन नीड्स को मीटअप करने के लिए बनाओ। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द नेशंस यूज, इशू प्रोडक्शन कैपेसिटी आप किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो कि सबके डिमांड मीट हो जाए। और फिर इकोनॉमिक्स डज नॉट इंश्योर ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व, इकोनॉमिक्स से सभी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे इंश्योर नहीं है, पर ये प्रॉब्लम्स आप मैक्सिमम लेवल पे कर्टल कर सकते हो। फिर हमने देखा था इकोनॉमिक्स एज इज वर्ड एंड डेरिवेटिव, जिसमें हमने सीखा था इको क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है, इकोनोमेट्रिक्स मतलब क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें हमने समझी थी। और इसके बाद में हम गए थे बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर। बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए हमको इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा पार्ट था मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब किसी स्टेट, नेशन या वर्ल्ड का इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक बिजनेस वेंचर, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे सक्सेसफुल होगा ये हम डिसाइड करते हैं। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक स्टेट, एक नेशन, एक वर्ल्ड, एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी कैसे सक्सेसफुल होगी ये डिसाइड करते हैं। फिर उसके अंदर हमने सीआरआर, एसएलआर के कंडीशन देखे थे। फिर लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है। तो हमने देखा था बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंटिफिक है कि भैया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड है कि भैया ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, ऐसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन साइंटिफिक मेथड है बिजनेस इकोनॉमिक्स। दूसरा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड है बिकॉज नाम ही बिजनेस इकोनॉमिक्स है, मतलब एक स्पेसिफिक बिजनेस का इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी एक ही स्पेसिफिक बिजनेस का होता है, तो मैक्सिमम मैक्रो इकोनॉमिक्स है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स के थेरीज को भी ये यूज करता है, ऐसा नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स को छोड़ देता है, बिकॉज बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ द नेशन, बिजनेस इज द पार्ट ऑफ द स्टेट, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के थेरीज भी इसको यूज करने पड़ते हैं। फिर हमने देखा कि इन थेरीज को प्रैक्टिकल लेवल पे, अलग अलग एंटरप्राइजेस के प्राइवेट थेरीज को प्रैक्टिकल लेवल पे इंप्लीमेंट करना, इसको आर्टिस्ट कहा जाता है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो आर्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग थेरीज, ये भी हमने देखा था। ये प्रैग्मेटिक है, प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल है, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ थेरीज के बारे में नहीं है, थेरीज को प्रैक्टिकली यूसेज करने को भी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। और सबसे आखिरी हमने देखा था कि ये इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर है, मतलब अलग अलग जो डिसिप्लिन है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइंस, या तो फिर ये सब अलग अलग फील्ड, अलग अलग डिसिप्लिन को यूज करके खुद के रिजल्ट्स देता है। सो ये इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी है। क्लियर है कंसेप्ट? आज हम इसी के अंदर जाना चाहेंगे आगे, ये चीज को बड़े अच्छे से आगे बढ़ाना चाहेंगे, हम समझेंगे कि ये चीज को हमें किस तरीके से आगे लेके जाना है। ठीक है, अब हमने लास्ट सेशन के अंदर कंप्लीट कर लिया था टिल इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। मुझे एक जरा कमेंट करके जवाब देना कि यहां तक के आपका रीडिंग हो चुका है क्या, मतलब ये जो हमने नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हमने जो देखा था ये इसका आपका रीडिंग हो चुका है क्या। मुझे एक बार इसको जरा कंफर्म करना, क्योंकि इसका रीडिंग भी बहुत जरूरी है, ये आपके काम में बहुत आ सकता है। सो वो एक बार जरा कमेंट करके बताना मुझे वेदर वी हैव डन विद द रीडिंग। ये रीडिंग हो चुका है, चलो बहुत बढ़िया।
अब इसके अंदर सबसे आखिरी चीज जो बची है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में, वो है नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, सो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा, सिर्फ नॉर्मेटिव लिखा है तो आप यहां पे कृपया ऐड कर दीजिए पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इन नेचर। ऐसी चीजें जो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इन नेचर होनी चाहिए। इकोनॉमिक थ्योरी हैज डेवलप्ड अलोंग टू लाइंस, दैट इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो दो लाइन में डिवाइड की गई है, एक है पॉजिटिव और दूसरी है नॉर्मेटिव। नाउ व्हाट इज अ पॉजिटिव थ्योरी? ठीक है, मतलब नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम देख रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स ये दो टाइप में डिवाइड होता है, एक है पॉजिटिव और एक है नॉर्मेटिव। पॉजिटिव के लिए मैं आपको कीवर्ड यहां देना चाहूंगा, कीवर्ड व्हाट इज। ठीक है, व्हाट इज मतलब अभी के रिजल्ट्स के हिसाब से, अभी के एनालिसिस के हिसाब से क्या होना चाहिए, अभी के हिसाब से, अभी के एनालिसिस के हिसाब से क्या है, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव नेचर। अ पॉजिटिव और अ प्योर साइंस एनालिसिस cause and effect relation between variables in an object of a scientific manner, but it does not involve value judgment. In other words, it states what is of a state of affair and not what ought to be. ठीक है, in other words, it is a descriptive in nature in the sense that it describes the economic behavior of individual society without prescription about a desirability or otherwise such a behavior. देखो पॉजिटिव नेचर मतलब क्या? पॉजिटिव और प्योर साइंस एनालिसिस cause and effect relation between variables in an objective of scientific manner. मतलब दिस इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाला है। मैंने पहले ही बोला कि ये साइंस है, आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ये होगा, ये चीज करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। दिस इज पॉजिटिव इन नेचर। पॉजिटिव ये ऐसा ही होता है कि भैया ये चीज की ये हो जाएगा, मतलब ये प्रैक्टिकल है, अभी क्या है ये पॉजिटिव नेचर है। आगे क्या होना चाहिए ये नहीं बोलता। पॉजिटिव नेचर मतलब अभी क्या है, आगे क्या होना चाहिए इससे उसको कोई लेन देन नहीं है। अच्छा, अभी आपके कंपनी के अंदर डिस्प्यूट चल रहा है क्या? सिंपल सा मतलब है कंपनी बंद हो सकती है। आगे क्या हो सकता है इससे इसको कोई लेन देन नहीं है। कंपनी में डिस्प्यूट है, कंपनी बंद हो सकती है, गेम ओवर। ये इसका नेचर है। ठीक है, नाउ व्हाट इज नॉर्मेटिव? A normative science involves values judgment. It is a prescriptive in nature and suggests what should be. आइडियलिस्टिकली नॉर्मेटिव मतलब अभी क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या होना चाहिए इससे फर्क पड़ता है। मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, टू पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट जो डांस की हो रहा है, ठीक है, हाँ, फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव इन नेचर। व्हाट इज पॉजिटिव इन नेचर? कि भैया अभी ये सिचुएशन है तो ये हो रहा है, अभी ये सिचुएशन है तो ये हो रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव इन नेचर। व्हाट इज नॉर्मेटिव इन नेचर? कि भैया अभी कुछ भी हो आगे ये होना चाहिए, अभी कुछ भी हो आगे ये होना चाहिए। सो ये व्हाट इज राइट नाउ और ये व्हाट इट शुड बी इन द फ्यूचर। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स ऐसा ही चलता है कि अभी के सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए फ्यूचर में हमें क्या करना है हम उसको समझ पाए। समझ में आ रहा है? अभी के सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए फ्यूचर में क्या करना है। अभी डिस्प्यूट चल रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एम्प्लॉइज के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं, वर्कमैन स्ट्राइक कर रहे हैं, वर्कमैन बोल रहे हैं हाय हमारी मांगे पूरी भरो, हमारी नहीं पूरी भरो नहीं, वेरी सॉरी, अरे हमारी मांगे पूरी भरो नहीं, अरे वो शादी वाला सीन होता है, सॉरी। सो वर्कर बोल रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो, हाय हाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हाय हाय कंपनी, हाय हाय, ऐसे वर्कमैन ऐसे चिल्ला रहे थे हाय हाय। फिर एक लड़की गुजरी और वर्कमैन चिल्लाने लगे हाय हाय, नहीं सॉरी, वापस आ जाओ। सो वर्कमैन चिल्ला रहे थे हाय हाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हाय हाय कंपनी, हाय हाय। आपको पता है मारुति सुजुकी के प्लांट, मनेसर करके एक प्लांट है मारुति सुजुकी का, मनेसर में प्लांट था, मनसर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्लांट था मारुति सुजुकी का। वहां के वर्कर्स ने डिस्प्यूट क्रिएट किया, झगड़े किए, और जो इतने बड़े झगड़े हुए वर्कर डिमांड के ऊपर कि वर्कर्स ने प्लांट को जला दिया, और जो प्लांट हेड था उसको जिंदा उसके कैबिन में बंद करके उसके घुटने तोड़ दिए और उसको भी जला दिया। इतना भयंकर जलाया कि वो पहचान में भी नहीं आ रहा था, उसके टूथ इम्प्लांट से उसको पहचानना पड़ा। समझ रहे हो आप? जिंदगी के अंदर ऐसे भी झगड़े होते हैं। मारुति सुजुकी मनसर प्लांट में हुआ था, आप गूगल के ऊपर सर्च करके देखना। मतलब प्लांट हेड के पहले घुटने तोड़े कि वो भाग ना पाए और उसको जिंदा जला दिया। कैसी जिंदगी है ये? तो ऐसा भी होता है। तो ये अभी सिचुएशन है, मतलब अभी प्लांट बंद है, पर क्या होना चाहिए?
क्या ये पॉजिटिव अप्रोच है कि भैया अभी ये सिचुएशन है, अभी झगड़े चल रहे तो अभी प्लांट बंद होना चाहिए? नॉर्मेटिव क्या हुआ कि नहीं, डायरेक्टर ने भैया वर्कमैन से बात करनी चाहिए, उनकी डिमांड समझनी चाहिए, उसमें से कितनी मान सकते हो उनको बोलना चाहिए, नहीं मान सकते तो समझानी चाहिए क्यों नहीं मान सकते, और इस तरीके से प्लांट को आगे लेके जाना चाहिए। ठीक है, भारत फोर्ज करके एक कंपनी है कल्याणी वाला की पूना में, भारत फोर्ज, वो कंपनी एक दिन बैंकरप्सी के ऊपर आ गई थी। बैंकरप्सी के ऊपर कंपनी के पास पैसा नहीं था, तो जो ओरिजिनल ओनर है भारत फोर्ज के, कल्याणी वाला, एक सेकंड होल्ड करना। सो बेसिकली व्हाट इज पॉजिटिव इन नेचर, ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। कल्याणी वाला के भारत फोर्ज कंपनी में जब बैंकरप्सी वाला सिचुएशन आ गया था, तो कल्याणी वाला ने ये चीज वर्कर के साथ डिस्कस की थी। उन्होंने वर्कर्स को बोला कि हमारी कंपनी का अभी बहुत वाट लगा हुआ है, पॉजिटिव अप्रोच कि हमारी कंपनी का वाट लगा है, जिस तरीके से कंपनी चल रही है उस हिसाब से कंपनी बंद पड़ जानी चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच, पहले कल्याणी वाला ने पॉजिटिव अप्रोच बताया कि भैया अभी कंपनी बंद पड़ जानी चाहिए। फिर उन्होंने वर्कर्स को बताया कि अगर अगर आप मतलब उसने वर्कर से डिमांड किया कल्याणी वाला ने कि अगर आप मेरे लिए इतना कर सकते हो कि अगले 2 महीने बिना वेजेस के या 50% वेजेस के ऊपर मेरे साथ अगर आप काम कर सकते हो, ठीक है, ऐसा बोला कल्याणी वाला ने कि अगर आप मेरे साथ 50% वेजेस के ऊपर अगले 2 महीने काम कर सकते हो या 6 महीने काम कर सकते हो, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जो जो भी वर्कर ये करेंगे उनके साथ में भारत फोर्ज हमेशा खड़ा रहेगा। 6 महीने तक के वर्कर ने 50% सैलरी के ऊपर काम किया, कैन यू इमेजिन? और 6 महीने में भारत फोर्ज कंपनी वापस तगड़ी बन गई। और उसके बाद में जिन वर्कर्स ने उस वक्त सैक्रिफाइस किए थे उनको सबको डबल पे दिए गए। ठीक है, कंसिस्टेंटली 1 साल तक डबल पे दिए गए, उनके इंश्योरेंसेस निकाले गए, उनके फैमिलीज को कंपेंसेशन दिया गया, उनके लिए पेंशन स्कीम, रिटायरमेंट स्कीम बनाई गई। तो पॉजिटिव अप्रोच क्या था, पहले कल्याणी वाला जो भारत फोर्स में बोला गया डायरेक्टर की तरफ से कि भैया वाट लग गई है, कंपनी बंद हो सकती है। पॉजिटिव अप्रोच ये ऐसा है। पर एक नॉर्मेटिव अप्रोच भी रखा उन्होंने, नॉर्मेटिव अप्रोच कि ठीक है माना ऐसा है, पर अगर तुम हमारे लिए ये करो तो ये हो सकता है, व्हाट इट शुड बी। और इस हिसाब से वर्कर समझ गए, वर्कर्स ने सैक्रिफाइस किया और कंपनी वापस से चल पड़ी। ये होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव अप्रोच। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। तो मैं चाहूंगा इस चीज को एक बार वापस से आप रीड कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। गो फॉर इट फास्ट। चाहिए तो एग्जाम्पल लिख के रखिए, कल्याणी वाला, भारत फोर्ज एक्सेट्रा। समझ में आया कि मुझे जरूर बोलना। रीड करना, तब तक मैं चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, आप वो भी ड्रॉ कर सकते हो।
चल पढ़ना हो गया, समझ में आया। तो एक बार आप कृपया ये चार्ट भी ड्रॉ करके रखिए जो मैंने बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किया है। ये एक छोटा सा चार्ट ड्रॉ किया है, ये भी ड्रॉ करके रखिए। गो फॉर इट फर्स्ट। चलो डन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। हो गया सबका। कमेंट किया आर्यन ने, पॉजिटिव मीन्स करंट प्रॉब्लम एंड नॉर्मेटिव मीन्स रेमेडीज। लाइक कर दो डबल ट्रिपल, जिसको समझ में आ गया, अदरवाइज समझ में आना मुश्किल है।
हाँ बहुत बढ़िया बेटा, शानदार, संतोष यही बोलना था मेरे को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। सो मैंने दोनों अप्रोच आपको मेंशन कर दिए हैं। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर, और नेक्स्ट वाली चीज है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं जिंदगी के अंदर, काय को पढ़ना है बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्या जरूरी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं। चार्टर्ड भाड़े के अकाउंटेंट, चार्टर्ड नहीं, भाड़े के नहीं, स्पेशल राइट्स वाले अकाउंटेंट, भाड़े के वर्ड नहीं होता। ठीक है, चार्टर्ड के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है चार्टर्ड मतलब भाड़े पे लेना, जैसे चार्टर्ड प्लेन, चार्टर्ड शिप, चार्टर्ड व्हीकल भाड़े पे लेना, और एक होता है विद द स्पेशल राइट्स। ठीक है, तो हम भाड़े के अकाउंटेंट नहीं है, हम स्पेशल राइट्स वाले हैं। ठीक है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। सो स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से, मैं क्या कह रहा हूं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप ये है, बड़े अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, कि हमें कोई बिजनेस चलाना है, तो हम सीए कर रहे हैं, तो हमारा काम होता है कि बिजनेस ठीक से चल रहा है कि ये देखना, इसलिए हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं कि बिजनेस ठीक से चल रहा है क्या, ये ऑडिट करना हमारा काम होता है, इसलिए हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप भी डिवाइडेड है इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, सो पहला पार्ट बड़े अच्छे से ध्यान देना। फर्स्ट पार्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, बड़ा कॉन्सेंट्रेट करना कि भैया माइक्रो अप्रोच से बिजनेस इकोनॉमिक्स को देखें, और दूसरा मैक्रो अप्रोच से बिजनेस इकोनॉमिक्स को देखें। माइक्रो अप्रोच से स्कोप देखे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से स्कोप देखे। कंसेप्ट समझ में, बिजनेस इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो, कंसेप्ट समझ में। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों यूज होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट बिजनेस, एक छोटू सा बिजनेस, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ वाला बिजनेस। स्मॉल जो बिजनेस होता है उसके ऊपर जो आप इकोनॉमिक्स लगाते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। समझो ये स्मॉल है, अभी कैसे बोलो, समझो ये स्मॉल है, ये बिजनेस है, तो इसके ऊपर आप जब इकोनॉमिक्स लगा रहे हो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स, पर जब ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाता है और ये बड़ा ज्योग्राफी का पार्ट बन जाता है, स्टेट का, नेशन का, तो इसके लिए जो इकोनॉमिक्स लगा रहे हो वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये नॉर्मली आप यूज करते हो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि भैया प्राइसिंग क्या रखना है, डिमांड सप्लाई क्या रखना है, इन्वेंट्री का सोल्यूशन क्या रखना है, इसके लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम यूज करते हैं टू सॉल्व एक्सटर्नल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम कब यूज करते हैं, टू सॉल्व एक्सटर्नल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, कि भैया हमको बाहर गवर्नमेंट के साथ डील करना है, टैक्सेस वगैरह पे करने हैं, ट्रेड पॉलिसीज को सेट करना है, कंज्यूमर एसोसिएशन के साथ डील करना है, तो इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स। एनवायरमेंट को बैलेंस करना है, एनवायरमेंट के अंदर पोल्यूशन हो रहा है उसको ठीक करना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो अंदर के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, अंदर के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, बाहर के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे मानसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो मेडिटेशन करना चाहिए, और शारीरिक प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो एक्सरसाइज करना चाहिए। उसी तरीके से अंदर के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, बाहर के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये मतलब है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के ये जो दो पार्ट है भाई साहब, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, अंदर के प्रॉब्लम सॉल्व करो, अंदर वाली, घर वाली। मैक्रो इकोनॉमिक्स, बाहर वाली। समझ में आ रहा है, अंदर वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, अंदर वाली के, घर वाली के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स से सॉल्व होते हैं। बाहर वाली के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। सो अंदर वाली के प्रॉब्लम माइक्रो इकोनॉमिक्स, बाहर वाली के प्रॉब्लम मैक्रो इकोनॉमिक्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं भाई साहब स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में? पहले डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। अब अंदर ही एक प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, अंदर ही आपने एक मस्त प्रोडक्ट बना लिया जिंदगी के अंदर। समझो तुमने एक ऐसी गोली बनाई जिंदगी में कि एक गोली लो 5 साल यंग फील करोगे, 5 साल यंग हो जाओगे, 2 गोली लो 10 साल यंग हो जाओगे, 3 गोली लो 15 साल, 4 गोली लो 20 साल, 5 गोली लो 25 साल, 6 गोली लो 30 साल, और बहुत सारी खा लो तो समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। सो ऐसी तुमने गोली इन्वेंट की, नाउ तुम सोच रहे हो कि ये भैया इसका डिमांड कितना रहेगा, कितने लोग इस गोली को खाएंगे, तो तुमको समझ में आएगा कि आधा पॉपुलेशन यंग एज से बाहर है, तो कम से कम आधा पॉपुलेशन का इससे डिमांड आएगा, इसका इंटरनेशनल भी डिमांड आएगा। सो दिस इज डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। दूसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, भैया कितनी गोलियां लगेगी, कितनी गोलियां, ऐसा ना हो हम प्रोडक्शन करके गोलियां बाहर लाए और लोग खा के खत्म कर दे।
और मार्केट से हमारा प्रोडक्ट आउट ही हो जाए। एक मार्केट से प्रोडक्ट आउट होना मतलब दूसरे मार्केट में प्रोडक्ट को एंट्री देना, यह गलत है, ये गलत है। आपका मार्केट में से प्रोडक्ट जब आउट हो गया तो ऑप्शन में जो प्रोडक्ट खड़े हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट कि भैया किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाए। मैंने आपको वन प्लस का एग्जांपल दिया था। वन प्लस कंपनी ने रेफरेंस वाले केसेस किए थे जस्ट टू इलिसिट कि भैया कितना इन्वेंट्री मैनेज करना है, कितना डिमांड है। फिर मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ऐसी गोली बनाने वाले इस मार्केट में कितने लोग हैं, ऐसी गोली चलाने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग इस गोली को खाते हैं, कितना पैसा इस गोली के लिए देते हैं, ठीक है, प्राइसिंग पॉलिसी। रिसोर्स अलोकेशन, ये गोली को बनाने के लिए हमने कौन सी फैक्ट्री यूज करनी चाहिए, कितनी मशीनरी यूज करनी चाहिए, कितने एम्प्लॉइज यूज करने चाहिए, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए, कौन सा नो हाउ यूज करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को इसके ऊपर कितने बार वर्क करने के लिए बोलना चाहिए, रिसर्च एंड कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आपके कैपिटल, कितना कैपिटल इस गोली के पीछे लगना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट इस गोली के पीछे करना चाहिए, कितने दिनों में ये पे बैक मिलेगा, कितने दिनों में इन्वेस्टमेंट वापस आएगा, कितना प्रॉफिट एनालिसिस होगा, कितनी रिस्क है, कहीं गोली का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कि आदमी ने ले ली 5 साल यंग तो फिर कर रहा है पर उसको दिखाई देना बंद हो गया, या 10 साल यंग फील कर रहा है सुनाई देना बंद हो गया, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, कोई रिस्क तो नहीं, कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं। ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स से सॉल्व होते हैं। आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो, सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो। लेकिन अब मैक्रो इकोनॉमिक्स से कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, एक्सटर्नल एंड एनवायरमेंटल, कौन से प्रॉब्लम, कौन से इकोनॉमिक सिस्टम में आप बैठे हो। जैसे आप गोली बना रहे हो, यू आर इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सो यू आर इन इकोनॉमिक्स ऑफ अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के इकोनॉमिक्स में बैठे हो। स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल कितने दिनों का है, बिजनेस साइकिल मतलब जब से आपने कैपिटल लगाया वहां से लेके मैन्युफैक्चरिंग, वहां से लेके रिसर्च डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट से मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट से सेल, सॉरी प्रोक्योरमेंट से मार्केटिंग, मार्केटिंग से सेल, सेल से आने वाला पैसा वापस से तुम लगा रहे हो मैन्युफैक्चरिंग में, दिस इज कॉल्ड एज वन बिजनेस साइकिल। ठीक है, मतलब कैपिटल लगाने से, आरएनडी करने से जब तक पैसा वापस नहीं आता, दिस इज कॉल्ड वन बिजनेस साइकिल। क्लियर है कंसेप्ट। सो नेक्स्ट, जनरल ट्रेंड इन द नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसिंग। बोले जनरल ट्रेंड क्या है, नेशनल इनकम किस तरीके से बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट कैसा चल रहा है, प्राइसिंग क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज ये गोली के बारे में क्या है। आपको शायद नहीं पता, यूएस और यूके कई सारे मेडिकल्स बैन कर देता है, वो इंडिया में धड़ाले से चलते हैं। एक गोली आती है अजिथ्रोमाइसिन, आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा, गोली आती है अजिथ्रोमाइसिन, एंटीबायोटिक गोली है, एंटीबायोटिक, सर्दी खांसी बुखार के ऊपर एकदम रामबाण इलाज, पर वो गोली आपको बहुत डैमेज करके जाती है, आपको बहुत वीक करके जाती है। टेम्पररी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया जाएगा बट परमानेंटली बहुत डैमेज करके जाएगी। यूएस यूके ने ये गोली बैन करके रखी है, पर इंडिया में धड़ाले से बेची जाती है, डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज, किस तरीके से हमारे गवर्नमेंटल पॉलिसीज है। वर्किंग ऑन द बैंक्स, फाइनेंशियल सेक्टर्स, कैपिटल मार्केट, यहां देखो सब बड़ी बातें चल रही है, पूरे इंडिया की बातें चल रही है, पूरे इकोनॉमी की बातें चल रही है, इंडस्ट्री की बातें चल रही है। ठीक है, बैंक्स, फाइनेंशियल सेक्टर्स का क्या काम है, अगर हमको एक गोली मैन्युफैक्चर करने के लिए बाहर के बैंक से लोन लेना पड़ रहा है, बाहर के एनबीएफसी से लोन लेना पड़ रहा है, तो क्या हमें कोई लोन देगा, क्या हमें लोन मिलेगा, क्या हम मशीनरी परचेस कर पाएंगे, क्या हम प्लांट सेट कर पाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स, सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे ट्रेड यूनियन, कंज्यूमर यूनियन, कहीं इस गोली का साइड इफेक्ट हुआ और कंज्यूमर यूनियन ने हमारे खिलाफ मोर्चा खोल दिया, ह्यूमन राइट्स वालों ने हमारे खिलाफ मोर्चा खोल दिया, बाकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उन्होंने हमारे खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो क्या होगा। सोशियो एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कि भैया ये गोली हम मैन्युफैक्चर करके बेचने में आए तो पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा खिलाना पड़ेगा, किसी हो सकता है स्पेसिफिक ज्योग्राफी में कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको सपोर्ट ही ना करे। होता है ना, कई सारे गोलियों के अंदर आपको अलग अलग एनिमल्स के कुछ जो सीक्रेटेड केमिकल्स होते हैं उसको यूज करना पड़ता है, कई सारी गोलियों में अलग अलग एनिमल्स के यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अब आपने किसी गोली के अंदर कोई एनिमल का मांस वगैरह यूज करना पड़ा फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट, तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है किसी स्पेसिफिक स्टेट के अंदर इसको बैन कर दिया जाए। ठीक है, तो ये सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको अंदर के प्रॉब्लम सॉल्व करने यू कैन गो फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, बाहर के प्रॉब्लम सॉल्व करने यू कैन गो फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये है आपका इकोनॉमिकल अंडरस्टैंडिंग। क्लियर कंसेप्ट, दिस इज द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, मैं पूरा एक जगह पे लाना चाहूंगा। हम है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी कैसी चलनी चाहिए इसके ऊपर हम रिपोर्ट करते हैं। तो कंपनी के इंटरनल प्रॉब्लम के ऊपर भी रिपोर्ट करते हैं, कंपनी के एक्सटर्नल प्रॉब्लम के ऊपर भी रिपोर्ट करते हैं। तो अगर हम कंपनी के इंटरनल प्रॉब्लम पे रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का सहारा लेंगे हम रिपोर्टिंग करते वक्त, और अगर हम एक्सटर्नल प्रॉब्लम पे रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सहारा लेंगे।
अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं। ये सुन के, ये पढ़ के आपको अभी तक ऐसा लग रहा होगा, सर ये हम सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमारी जिंदगी आप सर झंड किए जा रहे हो। इसमें से तो किसी चीज का हमें रिलेवेंस लगता ही नहीं है। पहला रीजन तो ये, आपको क्यों पढ़ना है उसका सबसे पहला रीजन, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है और इसके ऊपर आपको 60 मार्क मिलने वाले, इसलिए पढ़ना है। दूसरा रीजन, ये अभी रिलेवेंट आपको हो सकता है थोड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत हेवी टर्म्स है, बहुत हेवी वर्ड्स है, और आप इस एरिया में कहीं गए नहीं, बट जस्ट रुक जाइए, 2-4 यूनिट रुक जाइए, दूसरे चैप्टर तक रुक जाइए, ऑटोमेटिकली आपको रिलेवेंस समझना शुरू होगा। मैं इसको जितना एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल लेवल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उतना ही समझो तो भी काफी है। हम पहला यूनिट खत्म करेंगे, पहला चैप्टर खत्म करेंगे, ऑटोमेटिकली तुमको समझ में आना शुरू होगा, नहीं यार ये रिलेवेंट तो है, ये चीजें काम की है, ये चीजें हमारी यूज में भी आ सकती है। ठीक है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, ये चीज को चलो, मैं चाहूंगा कि इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से आप लिख लो। गो फॉर इट फास्ट, ये चार्ट को आप लिख लो, ये आपके बड़े काम में आएगा। गो फॉर इट फास्ट। नालायक लोग कमेंट सेक्शन में अलग ही चीजें चल रही है। नालायक शंतनु, बेकार आदमी। समझ में आ रहा है कि मुझे कमेंट करके बोलना।
चलो डन, डन हो जाए बोल देना। चलो डन है एवरीबॉडी। ओके, तो ये है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। समझ में आया क्या, मुझे कमेंट करके बताना बच्चों जरा, ठीक है। और अगर समझ में आया तो हम इसको एक बार थोड़ा सा रीडिंग के अंदर ले लेंगे। रीड ऑब्वियस सी बात है, मैं हमेशा बोलता हूं रीडिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है। जहां आपको कोई प्रॉब्लम जाता है वहां पे मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं। सो व्हाट आई विश कि यहां से लेके आपने रीडिंग करना शुरू करना है टिल द एंड, नियरली 1-1.5 पेज आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। जहां आपको ऐसा लगे कि ये चीज समझ में नहीं आ रही है वो कमेंट कीजिए, मैं इमीडिएटली आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। सो गो फॉर द रीडिंग, फटाफट फटाफट 2-5 मिनट स्पेसिफिकली लीजिए, बट प्रॉपरली इसको कंप्लीट कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। चलो बहुत बढ़िया। कमोडिटी का मतलब होता है बच्चों गुड्स,
किसी भी टाइप के गुड्स को हम नॉर्मली कमोडिटी के नाम से संबोधते हैं, ठीक है। एबीसी एनालिसिस, ओके। एबीसी एनालिसिस का मतलब होता है कि नॉर्मली जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो या जो भी चीजें आप फेस कर रहे हो, जैसे आप नहीं, क्या जब सब्जेक्ट हाथ में उठाते हो तो आप देखते हो कि कौन से चैप्टर को ज्यादा मार्क है, कौन से चैप्टर को कम मार्क है, ठीक है, कौन से चैप्टर को मीडियम मार्क है, कौन से चैप्टर को सबसे कम मार्क है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा पेजेस है पर सबसे कम मार्क्स है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको ऑप्शन में छोड़ सकते, कौन सा चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़ना ही पड़ेगा, रात को एग्जाम के एक रात पहले बैठ के पढ़ना पड़ेगा, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको ऑप्शन में छोड़ के उसको जब नहीं भी देखा तो भी पास हो जाऊंगा। इसको कहते हैं एबीसी एनालिसिस, ठीक है। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, एबीसी एनालिसिस, ठीक है। गो फॉर इट फास्ट। प्रीव्यू मतलब परव्यू मतलब ओवरऑल व्यू, ठीक है। ओवरऑल व्यू यू कैन से इन द परव्यू ऑफ, मतलब ये चीज के ओवरऑल व्यू के हिसाब से या इस चीज के नजरिए से या इस चीज के टेरिटोरी के हिसाब से इस चीज को नजरिए से देखना, परव्यू। चलो पढ़ लिया सबने। बर्ड आई व्यू मीन्स बर्ड आई व्यू, नॉर्मली बर्ड आई व्यू मतलब ऊपरा ऊपरी आप जो जानकारी लेते हो, जैसे पंछी आसमान में उड़ता है और एक कोई नीचे गांव वगैरह होता है तो उसकी पूरी जानकारी कैसे बर्ड आई व्यू से लेता है कि एक ही व्यू में उसको सब कुछ समझ में आता है कि गांव में क्या है कहां पे है कैसा, उसे कहता है बर्ड आई पर व्यू, ठीक है। ये चीज को आपने याद रखना। फिर उसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज का थर्ड पॉइंट, मार्केट स्ट्रक्चर का सेकंड पॉइंट बता दो, ओके। मार्केट स्ट्रक्चर में सेकंड एंड थर्ड पॉइंट, दिस हेल्प्स टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ मार्केट पावर, एबिलिटी टू डिटरमाइन प्राइस विच द फर्म कमांड्स एंड स्ट्रेटेजीज टू बी फॉलोड, मतलब मार्केट में फर्म का कितना शेयरिंग है, इससे हमको समझ में आता है हम क्या प्राइस रख सकते हैं। जैसे सैमसंग ये मोबाइल इंडस्ट्री का नियरली
30% मार्केट शेयर रखता है, 30 to 40% मार्केट शेयर सैमसंग रखता है, एप्पल नियरली 30 to 40% मार्केट शेयर रखता है, और बचे हुए शेयर के अंदर बाकी सब मोबाइल इंडस्ट्री आ जाती है। तो ये जो शेयर है इसके हिसाब से आप आपकी प्राइस डिसाइड कर सकते हो, जिसका मार्केट में प्राइस शेयर ज्यादा, जिसका मार्केट में स्ट्रक्चर ज्यादा, वो ज्यादा प्राइस रख सकता है, सिंपल एज दैट। थर्ड पॉइंट, price theory explain how price are determined under different kinds of market condition and assist the firm in framing suitable price। प्राइसिंग थ्योरी आपको मार्केट कंडीशंस के हिसाब से असिस्ट करता है कि किस तरीके से आप प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हो, सिंपल एज दैट। ठीक है, चले। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, लीनियर प्रोग्रामिंग को आप थोड़ा सा पेंडिंग रखिए। लीनियर प्रोग्रामिंग का आप ऐसा समझ सकते हो कि भैया आप फोरकास्ट कर रहे हो, एक सिंगल लाइन के ऊपर फोरकास्ट कर रहे हो किसी भी स्पेसिफिक चीज का, दैट इज नॉर्मली कॉल्ड एज लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो रिसोर्स एलोकेशन के अंदर हेल्प एडवांस टूल्स सच एज लीनियर प्रोग्रामिंग, ये मतलब अलग अलग यू कैन से टूल्स या सॉफ्टवेयर के नाम है जिसके हिसाब से आपको रिसोर्स अलोकेट करना ईजी होगा। जैसे आपने एक टाइमलाइन बना ली, टाइमलाइन के ऊपर आपने बना लिया कि पहले महीने में हमको इतने रिसोर्स लगेंगे, दूसरे महीने में इतने, तीसरे महीने में इतने, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को याद रखना। इन्वेंट्री पॉलिसी अफेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी, सिंपल सी बात है ना, इन्वेंट्री के पॉलिसीज आपके फर्म के प्रॉफिट के ऊपर असर कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर आपने ज्यादा इन्वेंट्री बना ली और डिमांड कम है तो आपका पैसा अटक चुका है, पैसा अटक गया, प्रॉफिट कम है। लेकिन अगर डिमांड बहुत ज्यादा है और आपने इन्वेंट्री कम बना ली तो ऐसे सिचुएशन में जो मार्केट में डिमांड है वो आप मीट नहीं कर रहे, तो आप अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट जो कमा सकते फोरगो हो गया, और साथ में मार्केट में आपने नए बंदे को एंट्री दे दिया, तो आपके प्रॉफिट के ऊपर बहुत अच्छे से असर करता है। कैपिटल एलोकेशन ऑलरेडी बोला है बेटा मैंने वीरेंद्र कुमार कि स्पेसिफिक इस प्रोडक्ट के लिए कितना हमने पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये गोली बनाने के लिए हमने कितना कैपिटल लगाना चाहिए, ये तो ऑलरेडी बोला मैंने, बताया वक्त ध्यान कहां था? कंप्लीट कर लो रीडिंग। फिस्कल पॉलिसी मतलब इंडिया का फाइनेंशियल पॉलिसी बेटा। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है इंडिया का फाइनेंशियल पॉलिसी, कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए इंडिया का इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, दैट इज कॉल्ड एज फिस्कल पॉलिसी। इंडिया क्या बजटिंग रख रहा है, बजट पढ़ते हैं ना नॉर्मली हर फरवरी के एंड में, बजट पढ़ते हैं कि कितना पैसा किसके लिए लगाया गया है, रेलवे के लिए कितना, डिफेंस के लिए कितना, इसे कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, चलो रीड करना हो जाए, डन कर देना सब लोगों ने, और समझ में आ रहा है क्या वो भी मुझे बोलना।
शरडन। बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहां पे हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होता है चैप्टर 1 का। बहुत बहुत मुबारक हो, आपका यूनिट 1 खत्म हो चुका है चैप्टर 1 का। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। नाउ व्हाट आई विश कि पूरे चैप्टर में आपने जितने थ्योरीज, जितने चार्ट्स वगैरह बनाए हैं उसको आज आप होमवर्क में सब कुछ रिव्यू कीजिएगा। नियरली 1 घंटा खत्म होते आया है हमारा, इसलिए यहां पे लेक्चर एंड करना पड़ेगा। सो पूरे जितने हमने थ्योरी वगैरह बनाए हैं इसको आज पूरा रिव्यू कीजिएगा। कल हम इस यूनिट के ऊपर मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कल हम इस यूनिट के ऊपर मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और कल हम इस चैप्टर का यूनिट 2 नहीं लेंगे, कल हम सीधा चैप्टर 2 पे जाएंगे। इस चैप्टर का जो यूनिट 2 है वो हम एंड में लेंगे। कल हम नियरली सीधा चैप्टर 2 पे जाएंगे और चैप्टर 2 से पढ़ना कल शुरू करेंगे। तो आज इस पूरे यूनिट को आपने रिवाइज करना, कल हम इसके एमसीक्यूज लेंगे और एमसीक्यूज अगर जल्दी हो जाते हैं तो हम चैप्टर 2 के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स आज के लिए हम यहीं पे काफी करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, शब्बा खैर, दसविदानिया, अलविदा। जो लाइव स्ट्रीम में लॉ के लिए बैठे हैं वो कृपया बैठे रहे। लाइव स्ट्रीम में लॉ थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद। 5-1 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद में हम लॉ शुरू कर देंगे। गो फॉर इट फास्ट।